हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 27 दिसंबर है और 26 दिसंबर के हम टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स सिंपल एंड ईजी फॉर्मेट में है। आप एक बार पढ़िए, अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए और आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक आदित्य सोलर मिशन है हमारा, आदित्य L1 मिशन, जो कि हमारा सोलर मिशन है, इंडिया का पहला सोलर मिशन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन इसको बोला जाता है। तो ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका रॉकेट था PSLV एक्सेल रॉकेट, जो हमारा PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी रॉकेट के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया था, आदित्य L1 मिशन को। अभी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसको देखो। ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है, हमारे इंडिया का पहला सोलर मिशन है। टू स्टडी द सन फ्रॉम ए सब्सटेंशियल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस से दूर होकर हम सन की स्टडी करने वाले हैं इस मिशन के थ्रू। कितने? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। क्या सन के बिल्कुल पास में जाकर अपन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पास जाओगे तो सोलर की प्रकाश इतना तेज है कि उसके अंदर उसकी जो ज्वाला से बड़े बड़े मिशन फेल हो जाते हैं, पूरा मिशन ही जल जाएगा। इसलिए उसके बिल्कुल पास में तो नहीं जा सकते, बट उसके पास में एक पॉइंट है L1 पॉइंट, वहाँ पर हम जा सकते हैं। और अभी ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पे गया है और इसको कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 125 दिन के आसपास इसको लगेंगे, 4 महीने के आसपास का पीरियड है। चलो ये टॉपिक देख लो। इसरो सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन आफ्टर एस्ट्रोसेट। तो ये इसरो का सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। सेकंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी यानी जो एस्ट्रोलॉजी को, जो हम हमारे अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, उसमें सेकंड मिशन है। पहला मिशन मंगल था, पहला तो था एस्ट्रोसेट, उसके बाद सेकंड नंबर का है ये वाला हमारे सोलर मिशन। मिशन जर्नी इज नोटेबली शॉर्टर देन इंडियाज प्रीवियस मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। यानी जो पहला मिशन हमारे इंडिया का पहले एक मिशन लॉन्च किया था 2013 में, वो 2013 में सक्सेसफुल हुआ था। 2014 के टाइम पे उसका नाम था मिशन मंगलयान। तो 2013 में तो वो लॉन्च हुआ था, 2014 के अंदर सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि 11 महीने लगते हैं उसको वहाँ पहुँचने में। तो मंगलयान जो मिशन था, तो मिशन मंगलयान के बाद जो हमारा सेकंड मिशन था वो कौन सा मिशन है? जो कि मिशन मंगलयान से भी छोटा है। वो कौन सा मिशन है? हमारा सोलर मिशन, आदित्य L1 मिशन उसको बोला जाता है। प्लान टू बी प्लेस्ड अराउंड द, जो हमारा लेग्रेंजियन पॉइंट है L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, जो हमारे सूर्य और अर्थ के सिस्टम के बीच में एक L1 पॉइंट है, वहाँ पर इसको प्लेस किया जाएगा। एम्स टू स्टडी सोलर कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सोलर वाइंड, यानी सोलर की कोरोना का अध्ययन करेगा। सोलर की कोरोना मतलब सोलर का जो सबसे मिड वाला पार्ट है उसको बोला जाता है सोलर कोरोना। फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, सोलर वाइंड, यानी जो सोलर की फ्लेयर्स निकलती है, सोलर से छोटी छोटी ज्वालाएं निकलती है, उसका अध्ययन कौन करेगा? आदित्य L1 मिशन। गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन्स बिहेवियर, यानी सन का जो बिहेवियर होता है कि सन कैसे रिएक्ट करता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है अर्थ पर, उससे रेडिएशन कितना निकलता है, हीट कितनी निकलती है, और पार्टिकल फ्लो कितने निकलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना है। इन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करेगा? आदित्य L1 मिशन। याद रखना है आपको। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, लैग्रेंज पॉइंट कभी नाम सुना हो, नहीं सुना है तो अभी आप देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। आपको सूर्य नजर आ रहा होगा, ठीक है, उसके आगे L1 पॉइंट, ये देखो L1, L2, बिल्कुल अर्थ के जस्ट पीछे कौन सा पॉइंट है? L2। अर्थ के पीछे कौन सा पॉइंट है? L2, और सूरज के पीछे की साइड में L3, और नॉर्थ की साइड में L4, और नीचे की साइड में L5। तो ये एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज बना रहा है। L4 और L5 पॉइंट जो भी है वो सूरज और अर्थ के साथ में एक ट्राइंगल बनाने का काम कर रहा है। अब इसके आगे आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैग्रेंज पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है अर्थ और सूरज की दोनों बराबर होती है, और वहाँ पर अगर कोई भी पोजीशन सैटेलाइट को पोजीशन कर दिया जाता है तो बहुत कम एनर्जी में वो वहाँ खड़ा रह सकता है। तो दीज आर स्पेशल पोजीशंस इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू लार्ज ऑर्बिटिंग बॉडीज, जैसे सन एंड अर्थ है, उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम होती है। उसके बाद ए स्मॉल स्पेसक्राफ्ट स्टे एट दीज पॉइंट्स, यहाँ पर एक स्मॉल स्पेसक्राफ्ट स्टे वहाँ पर रुक सकता है विदाउट यूजिंग मच फ्यूल टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट। क्योंकि देखो, अगर ऑर्बिट में घूमना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि उस ऑर्बिट पर, अगर हम किसी भी नॉर्मल ऑर्बिट में घूमते हैं और वहाँ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो आप खुद सोचिए कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर की एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस एनर्जी के थ्रू वो उस जगह रुकेगा। लेकिन जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा तो वो खुद ही स्टे कर सकता है, सिर्फ छोटे से बहुत कम फ्यूल से। 5 लैग्रेंज पॉइंट है। पहला L1 इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन। अब आप खुद समझना, L1 पॉइंट का था अर्थ और सोलर के, मतलब सूर्य के बीच में। तो अर्थ के अंदर आपको पता है चंद्रमा जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है और इस तरह चंद्र ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ये सब चीज़ें जो एक्लिप्स होते हैं वो सब L1 पॉइंट पे कुछ भी नहीं होगा। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम आराम से सूरज का अध्ययन कर सकते हैं L1 पॉइंट के थ्रू। तो L1 इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन। ए सैटेलाइट प्लेस्ड ऑन L1 कैन व्यू द सन विदाउट एनी एक्लिप्स, यानी बिना किसी सूर्य ग्रहण, बिना किसी चंद्र ग्रहण के हम आराम से सूरज का अध्ययन कर सकते हैं। L2 पॉइंट्स बिल्कुल अर्थ के बिहाइंड है, अर्थ के पीछे की साइड में, तो पोजीशंस डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ। इट इज फॉर ऑब्जर्विंग द लार्जर यूनिवर्स, हम लार्जर यूनिवर्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं विदाउट अर्थ शेडो इंटरफेरेंस, यानी अर्थ की जो शेडो पड़ती है, छाया पड़ती है, उससे बिना उसके इंटरफेरेंस के हम यूनिवर्स का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर कौन सा टेलीस्कोप लगा हुआ है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द सन नियर L2, यानी जो L2 पॉइंट है उसके आसपास वो क्या करता है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सन को ऑर्बिट करने का काम करता है।
चलो ये हो गया। ऑल 3 पॉइंट पोजीशंस बिहाइंड द सन अपोजिट द अर्थ एंड जस्ट बियॉन्ड अर्थ्स ऑर्बिट, यानी अर्थ के ऑर्बिट के तो बियॉन्ड है और अर्थ के बिल्कुल अपोजिट है और सूरज के बिल्कुल पीछे है वो पॉइंट। L4 एंड L5 ये क्या करते हैं, मेंटेन स्टेबल पोजीशंस फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल, मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं विद द 2 लार्जर बॉडीज। कौन कौन सी, एक तो सन एंड अर्थ यूज्ड इन स्पेस ऑब्जर्वेशन, और जिसका यूज कहाँ किया जाता है, स्पेस ऑब्जर्वेशन में यूज किया जाता है। अब ये टॉपिक देख लिया, अब साथ के साथ सिग्निफिकेंस भी देख लो। हमने ये तो देख लिया कि लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है, तो अभी इनके जो भी उसके फायदे क्या है। तो ये हमारा जो लैग्रेंज पॉइंट है, बहुत सारे 5 पॉइंट बने हैं, तो वो क्या करते हैं, हम हमारे सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम स्पेस वेदर पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। अभी जैसे आदित्य मिशन भी लॉन्च किया है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके अलावा सोलर की वेदर पोजीशंस, क्या सोलर भी वेदर को अफेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। सोलर फ्लेयर्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारी अर्थ के ऊपर। एडवांस सोलर फिजिक्स, एडवांस सोलर फिजिक्स का मतलब होता है कि सन के जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लोर करना, कि क्या सन के इस प्रकाश के कारण ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो सारी चीज़ों की रिसर्च किसके थ्रू की जाएगी, इन लैग्रेंज पॉइंट पर अगर हम अपना सैटेलाइट छोड़ते हैं तो। एनहांसिंग एनर्जी रिसर्च, फ्यूजन रिएक्टर, यानी एनर्जी रिसर्च को एनहांस बढ़ावा देना है और फ्यूजन रिएक्टर पर फोकस करना है। इंप्रूव करेगा सैटेलाइट ऑपरेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचिए, अगर लैग्रेंज पॉइंट का हमको आइडिया लग जाए और अगर हम ये जो हमने सोलर मिशन लॉन्च किए हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि इस लैग्रेंज पॉइंट पर अगर हम इस टाइप का सैटेलाइट बने, इस टाइप की डिजाइन करें, जिससे कम फ्यूल में कम कॉस्टिंग के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, तो इसलिए हमको इंप्रूव करेंगे सैटेलाइट ऑपरेशन में। ये भी किसके थ्रू होगा, अगर हम हमारे सैटेलाइट को कहाँ पहुँचाते हैं, इन लैग्रेंज पॉइंट पर, तो उसकी सिग्निफिकेंस हमने समझी है। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, जो हमारा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी है, उन्होंने इंडिया को थैंक्स बोला है कि आपने 142 रोहिंग्या इंटरसेप्टेड इन अंडमान। क्या हुआ था कि अंडमान निकोबार के अंदर जो रोहिंग्याज है उनको देखा गया, तो उसके बाद कोस्ट गार्ड गए थे, इंडियन कोस्ट गार्ड, और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनकी केयर ली थी। तो अभी हमको क्या टॉपिक पढ़ना है, UNHCR, द यूएन की एक रिफ्यूजी एजेंसी है। अब इसको समझ लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। इट इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सेविंग लाइफ्स, जिसका उद्देश्य क्या है कि जीवन को बचाना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, यानी ऐसे लोग जिनको उनके घर से निकाल दिया गया है, तो उनके लिए प्रॉपर बेटर लिविंग, उनको प्रॉपर फ्यूचर उनका क्रिएट करना, वो किसके थ्रू होगा, ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम करेगा। इसको 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। UNHCR इज गवर्न बाय UNGA। इसको गवर्न कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो हमारा UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। उसकी स्थापना भी ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही की गई थी। और ये गार्जियन किसका है, तो एक 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है, उसके अलावा 1967 के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, किससे रिलेटेड, रेफ्यूजी से रिलेटेड। उसका गार्जियन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू 1951 कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल। याद रखना, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है किसका, 1951 की कन्वेंशन का, और जो 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। हमने कोई भी साइनिंग नहीं कर रखी, हमने कोई रेटिफाई नहीं कर रखा है इस कन्वेंशन को, लेकिन फिर भी इंडिया सपोर्ट करता है। अगर कोई रेफ्यूजी क्राइसिस में है तो हम उस टाइम पे प्रॉपर बिहेवियर उनके साथ करते हैं, जबकि हमने साइनिंग कुछ नहीं कर रखा है, हमारे लिए उनके रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम एज ए मानवता के हिसाब से हम ये काम करते हैं। अब राइज ऑफ स्टेगफ्लेशन डिसेंडिंग RBI ऑफिशियल, यानी RBI ऑफिशियल ने बोला है कि हमारा देश में स्टेगफ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब हमको ये समझना होगा स्टेगफ्लेशन होता क्या है, मतलब स्टेगफ्लेशन जो बढ़ रहा था वो अब रुक गया है, तो ऐसा RBI के ऑफिशियल्स ने बोला है। तो अभी हमको ये समझना है कि स्टेगफ्लेशन होता क्या है। सिंपल एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेगफ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब जो आपकी गुड्स है या सर्विस है उसकी प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी GDP की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो रही है। अगर आपने नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों के पास अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सबसे पहले GDP में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो GDP में ग्रोथ होगी, GDP में ग्रोथ होगी तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, गुड्स की प्राइस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है कि वो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। लेकिन स्टेगफ्लेशन का मतलब होता है कि मतलब इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन जब रुक जाता है, कैसे, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी की, उसको बोला जाता है स्टेगफ्लेशन। तो GDP की ग्रोथ में कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, और उसके अलावा ये तीनों चीज़ें हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस केस को बोला जाएगा स्टेगफ्लेशन। तो ये क्या है, एक तो स्टेगनेशन और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के बनता है स्टेगफ्लेशन। याद रखना, स्टेगनेशन में 3 चीज़ें, एक तो GDP कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और डिमांड घट रही है गुड्स की, लेकिन प्राइजेज बढ़ रही है फिर भी, तो इसको बोला जाता है स्टेगफ्लेशन। अब उसी को मैंने हिंदी में लिखा है, इट इज़ ए सिचुएशन वेयर इंक्रीज इन प्राइजेज एंड स्टेगनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड वॉज ये जो वर्ड है उसको कॉइन किया गया है बाई लाइन मैक्लोइड। याद रखना, लाइन मैक्लोइड के द्वारा इस वर्ड को मतलब कॉइन किया गया है, इसको क्रिएट किया गया है कि उन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज किया था, स्टेगफ्लेशन, लाइन मैक्लोइड। इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो डाउन।
इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। चलो ये टॉपिक भी समझ में आ गया, बहुत शानदार टॉपिक था। अब एक टॉपिक है, बहुत जोरदार टॉपिक है, न्यूज़ में आया है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंडिया और एशियान की रिलेशनशिप। आप इसको समझ लो, मैं एशियान की जो टॉपिक है इसको इतना शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, इंडिया एशियान टू रेजिक 15 ईयर ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 2024। अब इस चीज़ को समझना, इंडिया और एशिया की रिलेशनशिप को देखो। सबसे पहले इंडिया का एशिया कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ था? 2009 में। अभी 2024 आ गया है, तो कितने साल हो गए? 15 साल। उस हिसाब से ये न्यूज़ आई है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एशियन कंट्रीज कितनी है वो सब चीज़ें देखेंगे और उनकी लोकेशन भी समझाएंगे, बट उससे पहले ये चीज़ें देख लो। सबसे पहले एशियन कंट्रीज का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, याद रखना है। इट इज़ ए रीजनल ग्रुप, प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने का काम करता है। ये एस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1967 के अंदर, इसको स्थापना की गई थी। किसकी? एशियन कंट्रीज की, इन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक के अंदर जो थाईलैंड है, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, वहाँ पर अगस्त 1967 के अंदर एशियन कंट्रीज की स्थापना हुई थी इस ग्रुप की। उसके अंदर सबसे पहले जो एशियन डिक्लेरेशन था वो किसके थ्रू साइन हुआ था? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और उसके अंदर 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स है इसके अंदर? 10 मेंबर्स है, लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर कितने? ओनली 5। पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। याद रखना है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड। टोटल 5 कंट्रीज किसके अंदर किसका पार्ट है? टोटल 5 कंट्रीज पार्ट है हमारे एशियन ग्रुप का। उसके बाद शुरुआत के अंदर 1967 की बात है, फाउंडिंग मेंबर्स ये हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इनके एडिशन हुआ, ब्रुनेई का एडिशन हो गया 1984 के अंदर। उसके बाद वियतनाम 1995, लाओस एंड म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999। तो टोटल 10 कंट्रीज का नाम फिर से बता रहा हूँ, सुन लेना एक बार। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस एंड म्यांमार हो गया और कंबोडिया हो गया। और अब हम ये भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ कि भाई चेयरमैनशिप रोटेट एनुअल बेसिस पे। हम बोलते हैं कि यार एशियन ग्रुप के अंदर जो इनकी भी मीटिंग्स होती होगी, तो उसकी चेयरमैनशिप कैसे बदलती है? तो इन 10 कंट्रीज के अंदर एनुअल बेसिस पर रोटेशन होता है, वो भी बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। यानी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, जिसके अंदर इंडोनेशिया आ गया तो इंडोनेशिया के अंदर आई वर्ड आ रहा है, मलेशिया के अंदर अम वर्ड आ रहा है, फिलीपींस के अंदर पी वर्ड आ रहा है। तो जो भी इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अंदर इंग्लिश नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनकी चेयरमैनशिप रोटेट होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मोटो याद रखना, 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। एक तो 1 विजन होगा, 1 आइडेंटिटी होगी, 1 कम्युनिटी होगी। 8 अगस्त इज ऑब्जर्व एज एशियन डे। और हमारा जो 8 अगस्त है, याद रखना 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया है एशियन डे के रूप में। एशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 अगस्त को। सेक्रेटरीट कहाँ है? तो इंडोनेशिया जाकर्ता के अंदर इसका सेक्रेटरीट है। 2008 के अंदर एशियन चार्टर कम इनटू फोर्स। 2015 के अंदर लॉन्च ऑफ एशियन कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2008 के अंदर तो एशियन चार्टर कम इनटू फोर्स आया था, एशियन चार्टर आया था 2008 के अंदर। उसके बाद 2015 के अंदर एशियन कम्युनिटी को लॉन्च किया गया था। एशियन समिट भी होती है, जो उस समिट का काम क्या होता है? सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन जो हमारे एशियन ग्रुप है उसकी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन सी है? एशियन समिट के थ्रू उसके अंदर होता है। और ये जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होती है, एज पर एशियन चार्टर के हिसाब से साल में 2 बार ये मीटिंग होना कंपलसरी है। और ये वहीं पर सुप्रीम जो ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इसी समिट के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब एशियन काउंसिल कितनी है? तो 4 न्यू मिनिस्ट्रियल काउंसिल है किसके अंदर? एशियन ग्रुप के अंदर। एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रीजनल पीस बनाए रखना, रीजनल ग्रोथ को बढ़ावा देना है, एक्टिव कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, मेंटेन करना क्लोज कोऑपरेशन को, और एक्सपांशन ऑफ ट्रेड को एक्सपांड करना। ये काम किसका है? ये हमारे एशियन ग्रुप का। एशियन कंट्रीज कवर 650 मिलियन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 650 मिलियन पॉपुलेशन को तो ये कवर करते हैं। और इनकी जीडीपी है यूएस 2.8 ट्रिलियन। जीडीपी कितने बराबर है? यूएस डॉलर 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। और ये ओवरऑल एशियन ग्रुप की बात चल रही है। अब एशियन इंडिया की रिलेशनशिप भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। पीस इन साउथ ईस्ट रीजन, यानी साउथ ईस्ट रीजन के अंदर पीस को मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे एशियन कंट्रीज का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी इनका फोकस रहता है, क्योंकि देखो साउथ ईस्ट रीजन में पीस बनाने का काम एशियन रीजन का है, तो इंडिया उससे डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि हम भी साउथ ईस्ट के कंट्री के अंदर सबसे बड़े लीडर बनने वाले हैं। और अभी आपको पता है कि इंडिया उभरता हुआ लीडर है साउथ ईस्ट रीजन का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंडिया मतलब इंडिया का जो चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? एशियन कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स के अंदर तो 2009 में हो गया था, और सर्विस और इन्वेस्टमेंट के अंदर 2014 में एशियन कंट्रीज के साथ में हमारा कोऑपरेशन हुआ था। अब आप समझो 2009, अभी चल रहा है 2024, तो कितने साल हो गए? 15 साल हो गए हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। इसलिए हम इसको वापस से एनालाइज करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई इंडिया के द्वारा। एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड, एशियन इंडिया साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड और एशियन इंडिया ग्रीन फंड, इन तीनों के अंदर इंडिया ने एशियन कंट्रीज की बहुत हेल्प की है। अब साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी देख लो। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनने वाला है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, काला धन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट,
उसके अलावा ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट, और हम एक मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट को भी एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम समुद्री रास्ते से आराम से एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। उसके साथ में एशियन कंट्रीज के साथ में पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। आपको पता है कि इंडोनेशिया में भी रामायण का अभी भी वाचन होता है, और उसके अलावा रामायण के रामलीला होती है, और हमारे इंडिया के अंदर भी रामायण का मतलब इसी तरह रामलीला होती है। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बहुत जोरदार है। डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर मेडन एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2023 में एक एक्सरसाइज होने वाली है, उसका नाम हो चुकी है वैसे वो मेडन एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज बोला जाता है उसको। और वाटर शेड मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 में हुई थी। तो ये सब इसके अंदर एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। अब सिग्निफिकेंस फॉर ईच अदर इन कनेक्टिविटी, बहुत एक दूसरे के लिए कनेक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब साथ के साथ चैलेंजेस भी देख लो। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे एक ही है, चाइना फैक्टर। चाइना का हर देश के साथ में, एशियन जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना हुआ है, और चाइना क्या करता है हमारे साथ में टेरिटोरियल मतलब जो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना के साथ में है, चाइना उसका फायदा क्या उठाता है। जैसे अभी उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किसको पार्ट बना दिया है, उसका श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितने भी देश है सबको पार्ट बना रखा है। तो अब सोचिए म्यांमार भी ऑलरेडी एशियन कंट्रीज का पार्ट है। इंडो पैसिफिक राइवलरी, और उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक राइवलरी है उस हमारी चाइना के साथ में इंडिया और पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की एक तो इंडिया के साथ में रिलेशनशिप खराब है, और यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप खराब है। और एशियन कंट्रीज को यूएसए तो बोलता है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है पूरी तरीके से। और चाइना बोलता है हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो सब देश कहाँ कौन सा देश जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह चाइना जो फैक्टर है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एशियन वाले टॉपिक को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। आपको मैं साथ के साथ मैप भी दिखा देता हूँ, इसको समझिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी भी कमी है तो आप मुझे बोलिए, आपको ये टॉपिक बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी कमी लगती है तो आप मतलब कमेंट कीजिए। अब मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ साथ के साथ। ये देखो, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखो इसके अंदर एक तो म्यांमार हो गया, एक वियतनाम हो गया, एक लाओस हो गया, एक कंबोडिया हो गया। ऊपर से देखते जाओ, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सारी लोकेशंस देखते जाओ, याद होनी चाहिए आपको। उसके अलावा थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, एंड इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, और फिलीपींस हो गया। फिर से मैं नाम बोल रहा हूँ वापस से, एक तो हो गया म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। चलो, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा। एशियन कंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल 370 इशू क्लोज्ड बट टेरर विक्टिम नीड क्लोजर। ये एडिटोरियल इतना शानदार एडिटोरियल है। कहाँ आया है ये एडिटोरियल? आया है द हिंदू के अंदर। और उसके अंदर क्या हुआ कि एक रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया गया है, किसके द्वारा? जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा। तो उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट, अब मैं इसको आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट ऑन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस संजय किशन कौल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना करने के लिए उन्होंने बोला है ऐसा। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी है? ये हमारे जस्टिस संजय किशन कौल ने दी है। तो अभी ऑथर क्या बोलता है उसके बारे सारे व्यू हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 370 टेम्पररी था और उसको हटाना बिल्कुल सही डिसीजन था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बाद जो जस्टिस संजय किशन कौल है उन्होंने बोला है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना होनी चाहिए फॉर इंक्वायरिंग वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर कश्मीरी पंडित इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित है उनकी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के लिए उसको चेक करने के लिए और उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक रिकंसिलिएशन कमीशन को सेटअप करने की जरूरत है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जल्दी से जल्दी सेटअप होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों के साथ में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है उसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी कर सकें। अब जैसे कमीशन की सेटअप तो हो गया, तो क्या एक्चुअली उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कमीशन शुड बी कमीशन ओनली, नॉट लाइक ए क्रिमिनल कोर्ट। यानी कमीशन को कमीशन ही बने रहना है, ना कि वो भी एक क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करने लग जाए कि कोर्ट जैसे फैसला सुनाता है, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ कमीशन बनना है और रिपोर्ट देनी है। उससे लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा एक्चुअली कश्मीरी पंडितों के साथ में कितना बड़ा ह्यूमन राइट का वायोलेशन हुआ था। ऐसा युगांडा, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड कमीशन ऑलरेडी ट्रूथ एंड जो रिकंसिलिएशन कमीशन है वहाँ पर भी ऐसे कमीशन सेटअप हुए हैं और वहाँ पर भी ऐसे केसेज हुए हैं जहाँ विक्टिम्स के साथ में उनकी विक्टिम से मिला गया, उनकी रिपोर्ट ली गई। तो ये सब चीज़ें कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है। इट इज़ फॉर ट्रूथ टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी को पता तो चले कि सच्चाई क्या है, एक्चुअल में क्या सच्चाई थी, इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया। और अभी ऑथर और भी चीज़ें बोल रहा है, जैसे ऑथर बोलता है कि युगांडा के अंदर ट्रूथ कमीशन का सेटअप हुआ था 1974 में, एक इंसिडेंट हुआ था फॉर लॉस्ट ऑफ पीपल, वहाँ पे लोग ऑटोमेटिक गायब हो रहे थे, तो इसलिए युगांडा में ट्रूथ कमीशन को सेटअप किया गया था। साउथ अफ्रीका मेड ऑल्सो, मतलब साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा कमीशन सेटअप किया है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी इस कमीशन की? तो ये फोकस करेगा पास्ट पर, केवल पास्ट इवेंट पर फोकस करेगा। अभी कश्मीर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कश्मीर में जो पास्ट में इवेंट हुए थे उस पर फोकस कौन करेगा? उस पर फोकस करने का काम इस कमीशन का है। इन्वेस्टिगेट करेगा इवेंट्स को, फोकस करेगा कि इन्वेस्टिगेशन की उन इवेंट्स में जो भी वहाँ घटनाएं हुई थी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। उनके विक्टिम्स कौन है उनसे पूछे जाएंगे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप उनसे कितना परेशान हुए हैं। अभी तो बहुत सारे विक्टिम्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है उनसे इंक्वायरी ली जाएगी, उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट मतलब पता लगाई जाएगी। फोकस ऑन इम्पेक्टेड पर्सन्स, ये मैंने बता ही दिया। ये एक टेम्प्रेरी बॉडी होगी और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी ताकि ट्रूथ को डिस्क्लोज किया जा सके।
और अगर विक्टिम्स कोई है तो उनको लोगों के सामने लाया जाएगा, उनकी जो भी बातें हैं उनको लोगों के सामने पेश किया जाएगा। ट्रूथ कमीशन इज एम्पावर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर ये ट्रूथ कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू सेटअप करती है तो उसके कारण उनकी पावर भी बढ़ जाएगी, और ये और अच्छा होगा कि उसके कारण वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और लोगों को प्रॉपर्ली अवेयर कर सकते हैं। ट्रूथ कमीशन की कंपोजिशन भी, ऑथर बोलता है कि इसकी कंपोजिशन भी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सेम आइडियोलॉजी के पर्सन्स अगर एक ही जगह मिल जाएंगे तो वो रिपोर्ट भी गलत हो सकती है, इसलिए हमको ये भी देखना होगा कि इसमें प्रॉपर बैलेंस्ड आइडियोलॉजी अप्रोच वाले वर्किंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बिल्कुल उसके खिलाफ भी है, अगर सेम आइडियोलॉजी के लोग मिलेंगे तो रिपोर्ट गलत आएगी, उसी हिसाब से रिपोर्ट बन जाएगी। तो ऑथर कहता है कि हमको उसके अंदर, कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनकी आइडियोलॉजी को भी देखना होगा और उसी हिसाब से उस कमीशन को सेटअप करना होगा। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी विल बी इंक्रीज्ड। अगर इसकी रिपोर्ट आती है तो सबसे मेन चीज़ है लोगों की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, सोसाइटी को एक प्रॉपर पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है, अगर फ्यूचर में पास्ट के साथ से हमने सीखा नहीं तो फ्यूचर में वापस वैसी चीज़ें हो सकती है। तो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बढ़ेगी, और इसलिए ऑथर कहता है कि जस्टिस कोल को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं। ये इनिशिएटिव एक्चुअल में बहुत लेट आया है, जो बहुत सालों पहले आ जाना चाहिए था वो अब आ रहा है, क्योंकि उस जो 1990 वाले जो ईयर्स था उसके अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ में ह्यूमन राइट का बहुत बड़ा वायलेशन हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। तो अभी इन्होंने बोला कि जस्टिस कोल को स्पेशल थैंक्स बोला है। एज पर जस्टिस कोल, माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित इज वेरी बैड फेस। जब कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन किया गया था तो ये अपने आप में बहुत गंदी फेस थी, बहुत बुरी फेस थी उन लोगों के लिए। उनको माइग्रेट कर दिया गया उनकी प्लेसेस से, इसके कारण उनको बहुत परेशानी हुई, उनको बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा हमारे जस्टिस कोल ने बोला है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई तो चाहिए। तो अल्टीमेटली ऑथर कहता है कि अवेयरनेस टू पीपल सो दैट इवेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो लोग इसके लिए अवेयर हो ताकि ये इवेंट वापस नहीं घटित हो और लोगों को एक्चुअल में सच्चाई पता चले और लोग उसके लिए पहले से ही अवेयर रहे। तो ऐसा हमारे ऑथर का कहना है। तो मैंने इसको एडिटोरियल को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उसके अलावा एशियन कंट्रीज़ को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो बताइएगा। लोकेशंस भी देख ली है और स्टेगफ्लेशन को देखा है। उसके अलावा और क्या टॉपिक देखें, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी को देख लिया है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। स्थापना किसने की थी? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ये टॉपिक देख लिया। उसके अलावा हमने जो हमारे लैंग्वेज पॉइंट है उनको भी अच्छे से देख लिया है। L1, L2, L3, L4, L5 एंड आदित्य जो हमारा L1 मिशन है उसको भी अच्छे से देखा है। ये देखो आप इसका आप इमेज भी देख सकते हो। उसके अलावा ये आदित्य L1 मिशन है, इसमें सब चीज़ें हैं कि 4 महीने के अंदर इसका टाइम पीरियड है और डिस्टेंस बता रखी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर, और 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और PSLV से इसको लॉन्च किया। और ये इसका इमेज आदित्य L1 सोलर मिशन की। और फाइनली हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है जिससे PDF आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि मेरी वीडियो अगर यूट्यूब पे कोई 60 मिनट की वीडियो है तो यहाँ आपको 30 मिनट में मिल जाएगी। आपका 50% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा आपको सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।